Good evening, friends. Today we are discussing about the cell part 3. इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस। हमने कल स्टडी कर लिया था राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटर्स, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, ये क्या, इनका वर्क क्या होता है सेल के अंदर। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट माइक्रोफिलामेंट्स, इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को मैकेनिकल एंड शेप देने का काम करते हैं। जो कि सेल को मैकेनिकल एंड शेप देने का काम करते हैं। इस मैकेनिकल एंड सपोर्टिव वर्क के कारण ही इनको साइटोस्केलेटल ऑफ सेल भी कहा जाता है। इस शेप देने के कारण ही सेल को शेप देने के कारण ही इसको साइटोस्केलेटल ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स। नेक्स्ट वैक्यूल्स क्या होता है, इसका सेल के अंदर काम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वैक्यूल सेल्स के अंदर वैक्यूल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली वह स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के अंदर न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करता है। जो कि सेल के अंदर न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करता है एंड इसको सेल से बाहर रिमूव करने का काम करता है। जो भी लाइसोसोम या सेल द्वारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है तो उस वेस्ट को ये वैक्यूल्स माइक्रोब्स को किल करती है। उस किल हुए माइक्रोब्स को ये वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर कर लेता है या अपने अंदर समा लेता है। उसके बाद उसको सेल से बाहर रिमूव कर देता है। इसी तरह जो भी न्यूट्रिशन आता है वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए या कुछ समय के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि कमी होने पर यह स्टोरेज न्यूट्रिशन काम आ सके। ये काम वैक्यूल्स का होता है सेल के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रियोल्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट।
वी आर स्टडी अबाउट द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है, इसका सेल के अंदर क्या काम होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स 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 सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रियोल्स सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि जो कि जो कि पेयर में होती है, जो कि पेयर में होती है, मतलब दो होती हैं। ये केंद्रक के नियरेस्ट प्रेजेंट होती है, ये केंद्रक के नियरेस्ट प्रेजेंट होती है। एंड इसका जो वर्क होता है वो सेल डिवीजन के इसका जो वर्क होता है वो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को अपनी ओर अट्रैक्शन करने का काम होता है। ये सेंट्रियोल्स न्यूरॉन्स में एब्सेंट होता है। न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स न्यूरॉन्स में एब्सेंट होता है जिसके कारण न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं होता है। जिसके कारण न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं होता है। नाउ वी आर स्टडी अबाउट द cell largest organelle nucleus. So now we are starting the largest organelle of cell, that is nucleus. न्यूक्लियस क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियस। ये एक सेल है, ये एक कोशिका है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। एंड ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये सेल का साइटोप्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो, न्यूक्लियस
एंड साइटोप्लाज्म रेशियो 1:4 या 1:6 होता है। अगर न्यूक्लियस सेल का अगर न्यूक्लियस सेल का 20% कवर करता है, अगर न्यूक्लियस सेल का 20% कवर करता है तो साइटोप्लाज्म 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 80% कवर करता है। इसलिए एनसी रेशियो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:4 या 1:6 का होता है। अब न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो कि एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट था। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज न्यूक्लियस discovered by रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एंड रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट था। स्कॉटिश बॉटनिस्ट का मतलब है साइंटिस्ट दैट स्टडी द प्लांट्स। बॉटनिस्ट का मतलब होता है साइंटिस्ट दैट स्टडी द प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करके रिसर्च करता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के फंक्शन। एंड nucleus having the genetic information because it have the DNA and RNA and genetic material। न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइक न्यूक्लियोलस, इसमें प्रेजेंट होता है आरएनए एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं जो कि रेप्लिकेट होकर के क्रोमोसोम फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्रोमोसोम
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को या इस न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस प्रिंसिपल ऑफ सेल भी कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सेल भी कहलाता है, क्योंकि यह सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल ऑफ सेल, क्योंकि यह सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और डीएनए को पियोन ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि डीएनए ही आरएनए का फॉर्मेशन करता है एंड आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनेल्स तक मैसेज ले जाने का काम करते हैं। इस डीएनए से एक सिंगल आरएनए का आरएनए का फॉर्मेशन होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है एंड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंट न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल दो प्रकार की होती है। न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एंड प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए
डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये इसमें इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब सेल का जो डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, वो एक सेल पहले, एक सेल जैसे जैसे ये सेल, ये कोई माइक्रोब सेल है जो कि अपनी आकार, अपनी साइज को बढ़ा लेती है एंड फिर ये दो समान समान सेल्स में, दो स्मॉल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, इसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस एंड मियोसिस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फ्यूजन होता है, यूकैरियोटिक में माइटोसिस एंड मियोसिस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है एंड सेल डिवीजन क्या होता है। ये सभी हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।